कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को संविधान एक जीवन दस्तावेज के बारे में यानी इस अध्याय के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी थी। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, अब एक या दो टॉपिक है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में इतने अधिक जो संशोधन है या जो संशोधन प्रक्रिया है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 किस प्रकार से संशोधन करती है, और जो भारतीय संविधान जो है वो किस प्रकार से एक जीवन या एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। पिछली वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दे चुका था। और आज की जो हम शुरुआत है सबसे पहले करेंगे कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में इतने ज़्यादा अधिक संशोधन होने के कारण क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा और एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। बुक में आपको इसका आंसर बिल्कुल सरल तरीके से नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि 2016 या 17 में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था 11वीं क्लास में, कि जो भारतीय जो संविधान है असल में उसमें इतने ज़्यादा संशोधन होते क्यों हैं। हालांकि हमारा जो अभी संविधान जो बना है वो लगभग 70 साल हुए हैं। अमेरिका का संविधान लगभग 150 से 200 साल हो गए, लेकिन अमेरिकी संविधान में अभी तक लगभग 30 से 40 संशोधन हुए हैं, जबकि भारतीय संविधान को बने हुए 70 साल हुए हैं लेकिन उसमें 103 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों। देखिए दोस्तों, जब मैं संशोधन की बात करता हूँ तो संशोधन का मेरा मतलब बदलाव से होता है, संवैधानिक बदलाव से होता है। तो ऐसा हाँ क्या कारण है कि जिससे भारतीय संविधान में इतने अधिक संशोधन होते हैं। हालांकि इसकी चर्चा मैं थोड़ी बहुत कर चुका था, लेकिन आज इसको हम पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लचीला संविधान। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, जो हमारा जो संविधान है वो बेहद लचीला संविधान है। बेहद तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों के लिए भारतीय संविधान में कोई विशेष तरीका हमें नहीं अपनाना होता। इसकी जानकारी मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका था कि भारतीय संविधान लचीला संविधान कैसे है। फिर दूसरा आता है समय की मांग। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कुछ संविधान के प्रावधान अप्रासंगिक हो चुके हैं। अप्रासंगिक का मतलब है कि उनके जो रेलेवेंस है वो आज के दौर में नहीं है। तो लोगों की, समाज की एक मांग है कि ये जो बदलाव है वो सब हो जाने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ थोड़ा अलग से। जैसे आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, जो 80-60 के करीब बना था, यानी 1860 में बना था, जबकि हम आज़ाद कब हुए, 1946 में, 7 में। तो इस तरीके से क्या है कि जो भारत की जो दंड संहिता है, यानी जो जिसमें कानून सजा देने का जो प्रावधान है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। ये मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमने विभिन्न देशों से प्रावधान लिए थे। लेकिन मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें नहीं, काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अब बदल देनी चाहिए। लेकिन हालांकि धीरे धीरे चीज़ें बदल भी रही है, लेकिन अगर भारतीय संविधान आज के अनुरूप अच्छे से रीराइट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और उसका एक माध्यम है संशोधन। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है कि परिवर्तनशील संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान की एक विशेषता मैंने आपको बताया था कि जो भारत का जो संविधान है वो परिवर्तन या एक गतिशील ग्रंथ है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब जब हमारे राजनेताओं को, जनता को लगता है कि इस टॉपिक पर हमें कोई अमेंड करना चाहिए तो वह उसका अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का सहारा लेकर उसको संशोधित कर देते हैं। और यही गतिशीलता भारत में, भारतीय संविधान को अधिक संशोधन होने का कारण बनाती है। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो है न्यायपालिका का योगदान। न्यायपालिका का योगदान कैसे, मैंने आपको बताया था कि संविधान में क्या होता है, देश में क्या होता है कि न्यायपालिका कुछ निर्णय देती है, तो उससे क्या होता है कि जो जनहित से जुड़े होते हैं तो संसद उन पर कानून बनाती है। ठीक है, हालांकि आपको ध्यान रखना होगा, संसद किसी भी चीज़ में अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको अगले टॉपिक में बताता हूँ। फिर पांचवा जो हमारा पॉइंट है वह विषयों का अप्रासंगिक होना। अप्रासंगिक का मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ प्रासंगिकता मतलब रेलेवेंस, यानी किसी चीज़ की रेलेवेंस ख़त्म हो जाना। ये ठीक है, क्योंकि संविधान में कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो आज के समय में उनका कोई भी योगदान
नहीं है, क्योंकि वो बनाए गए थे उन समय की परिस्थितियों के अनुसार। तो वो आज के समय में हमें बदल देना चाहिए। देखिए, आज हमारे संविधान को 70 साल से अधिक हो चुके हैं। जैसे कि मेरा व्यक्तिगत मत कहता है कि जो अनुच्छेद 30 है, ठीक है ना, उस अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को अपने एजुकेशनल या कोई रिलीजियस फाउंडेशन या कोई स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह खोलने का राइट है। लेकिन आपको शायद मालूम होगा कि ये जो राइट है वो मेजॉरिटी के पास, यानी बहुसंख्यक समाज के पास नहीं है। एक जगह हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन दूसरी जगह हम कुछ विशेष समुदाय को या माइनॉरिटी को ये राइट देते हैं कि वह अपने सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक क्या नाम है स्कूल कॉलेज वगैरह या संस्थाएं खोल सकता है। तो ये किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुआ जो एक समुदाय को तो ये अधिकार देता है लेकिन दूसरे को नहीं देता। तो मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि कुछ चीज़ें अब अप्रासंगिक हो चुकी है, क्योंकि आज का जो दौर है वो एक मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है। और आधुनिक युग में अगर हमें आगे जाना है तो हमें आधुनिक तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद छठा जो हमारा जो पॉइंट है वो है संविधान की कमजोरियों को दूर करना। लगभग ये ऊपर की तरह सेम ही हो गया, तो लगभग आपको 4 या 5 पॉइंटों के माध्यम से आपको समझना है कि भारतीय जो संविधान है उसमें इतने अधिक संशोधन क्यों होते हैं। उसके बाद हमारा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता नहीं सका था, क्वेश्चन है संविधान का सबसे विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि संशोधन का जो राइट जो होता है वो संसद के पास होता है, यानी कार्यपालिका के पास होता है। लेकिन कभी कभी कुछ संशोधन ऐसे हो जाते हैं जो लोगों की आकांक्षाओं को हित में रखते हुए नहीं किए जाते, बल्कि सरकार अपने निजी हित के लिए करती है और जिनका संविधान से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे कुछ संशोधन 1970 और 75 के दौरान जब देश में आपातकाल का दौर था, तो तब ऐसे संशोधन हुए थे जिसने संविधान की मूल संरचना को, यानी मूल संरचना को भी जन्म दिया और जिनको काफ़ी संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि ये जो संशोधन है वो संविधान की मूल संरचना को बदलना चाहते थे। इसी संदर्भ में संशोधन 38वां, 38, 39 और 42 अमेंडमेंट अभी तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संशोधन है। आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विवादास्पद या सबसे लंबा या सबसे लंबा जो एक अमेंडमेंट रहा है अभी तक, वो रहा है 42 अमेंडमेंट। क्योंकि ये हुआ था, पहली बात तो ये हुआ कब था मैं आपको बता देता हूँ। ये अमेंडमेंट हुआ था 1976 को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान। और भारतीय संविधान का सबसे जो अधिक जो लंबा या सबसे बड़ा जो संशोधन है वो 42वां संशोधन है। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। 42वां संशोधन एक बहुत ही बड़ा संशोधन था। इस संशोधन ने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। जैसे कि संशोधन में क्या क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। लोकसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। जो जैसे चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है ना, तो उसको 6 वर्ष कर दिया गया। जबकि राज्यसभा का तो 6 वर्ष है ही, लेकिन लोकसभा का भी क्या कर दिया, 5 से 6 वर्ष। उसके बाद संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जोड़ा गया। चलो ये तो अच्छा ही काम हुआ। इसके साथ न्यायपालिका की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। दोस्तों हाँ, इसमें क्या हुआ था कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो था उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया था सरकार ने, जो बेहद खतरनाक तो नहीं कह सकते, क्योंकि न्यायपालिका ये एक ऐसी संस्था है जो समाज और विधायकों के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है। लेकिन सरकार ने यहाँ क्या करा कि 42 अमेंडमेंट के जरिए क्या करा, न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना में जो हमारा प्रियम्बल है उसमें 2 वर्ड जोड़े गए। आपको ध्यान रखना है। आपको पता होगा जो हमारी प्रस्तावना है बुक के शुरुआत में, हर बुक में मिल जाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, इस टाइप से जो हमारी प्रस्तावना है। तो शुरुआती दौर में प्रस्तावना में 2 वर्ड नहीं थे, एक तो समाजवाद और दूसरा पंथ निरपेक्ष। लेकिन ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे।
उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांतों की मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सरकार का मत था कि सरकार के लिए पहले नीति निर्देशक तत्वों को पूर्ण करना पहली जिम्मेदारी है, जबकि यहाँ कोर्ट का मानना था कि सरकार के लिए पहले मौलिक अधिकारों को निभाना या मौलिक अधिकारों का सम्मान करना पहली नैतिक जिम्मेदारी भी है और संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। उसके बाद इस संशोधन में लगभग 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। आपको ध्यान रखना है, लगभग 53 संशोधनों में अनुच्छेदों में परिवर्तन किया था। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये संशोधन बहुत ज़्यादा बड़ा था। हालांकि मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि 42वें संशोधन के जो कुछ प्रावधान थे वो 44वें यानी 44 अमेंडमेंट में क्या कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए थे। 44 में क्या होता है देखते हैं। 1978 में जनता पार्टी के द्वारा 44 संशोधन के तहत 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। जैसे लोकसभा की जो अवधि 5 से 6 थी ना, अब उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान उसे 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन जनता पार्टी ने 44वें संशोधन के द्वारा उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया था। और 44वें संशोधन की एक बात और भी है कि 44वें संशोधन के द्वारा ही जो मौलिक अधिकारों में से जो हमारा 7वां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको भी एक बेसिक राइट बना दिया था, ना कि अब एक वो फंडामेंटल राइट था। तो दोस्तों इसी पॉइंट से हमारा अगला क्वेश्चन तैयार होता है कि जब 1973 में केशवानंद मामला आया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन, और हमारे ये अंतिम क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी मूल्यवान क्वेश्चन है, तो उसी केस में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत आया कि संविधान की मूल संरचना क्या है। तो वैसे तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि संविधान की मूल संरचना की डेफिनेशन या संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी डेफिनेशन संविधान में मेंशन नहीं है कि सरकार किस विषयों पर अमेंडमेंट नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना की डेफिनेशन दी। वो इस प्रकार थी। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिया गया था। वैसे तो मूल संरचना की परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, संघात्मक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि को ही संविधान की मूल संरचना माना गया। हालांकि मैं आपको केशवानंद मामला काफ़ी लंबा और भारतीय इतिहास में एक लैंडमार्क डिसीजन रहा है, जो मैं आपको कभी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको ये अभी फ़िलहाल ये ध्यान रखना है कि केशवानंद जो मामला था वो 1973 में हुआ था, और भारत के ये ऐतिहासिक जो केसेस हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण केस था, क्योंकि इस केस में लगभग 13 जजों की बेंच बैठी थी। और यहीं पर जो सबसे मूल्यवान पॉइंट है वो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत उत्पन्न हुआ था। तो केशवानंद मामले में 2 बातें स्पष्ट हुई। पहला कि संसद की जो संविधान शक्तियाँ हैं वो सीमित है, यानी संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन वो सीमित क्षमता में कर सकती है। वो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद इत्यादि में परिवर्तन नहीं कर सकती। हालांकि दोस्तों इसके बाद ऐसा हुआ भी, मैंने बताया ना कि केशवानंद 73 में हुआ, लेकिन प्रस्तावना में 76 में 2 वर्ड जोड़े गए। लेकिन फिर भी अगर हम डिसीजन की बात माने तो ये डिसीजन काफ़ी मूल्यवान रहे हैं। दूसरा, मूल ढांचे में परिवर्तन के लिए न्यायालय का फैसला अंतिम होगा। यदि सरकार को लगता है कि संसद ने ये जो अमेंडमेंट जो किए हैं वो संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका के पास एक राइट है कि वो उसको बदल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और इस हिसाब से आपका अध्याय 9 भी समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों की वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और थोड़ा टाइम और हो तो आप कमेंट भी कर देना, ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हमारा ट्रैक है वीडियो बनाने का, क्या बच्चों तक अपनी हम बात पहुँचा पा रहे हैं। दूसरी बात, जो इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं,
अगर वो हिंदी मीडियम से है तो वो हिंदी मीडियम के नोट्स मेरे से टेलीग्राम पर ले सकता है। मैंने नीचे आपको टेलीग्राम का नाम दे दिया, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स में मेरा नंबर है। दूसरा, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम भी है, क्योंकि ये मेरी वीडियो हिंदी मीडियम में है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स चाहता है तो मुझसे वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय, जय हिंद।